हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर संदेह क्यों है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो स्टेटमेंट है कल का स्टेटमेंट, उन्होंने उस पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो संविधान है इसको बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। और उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर इस को रोका नहीं गया, यानी एनडीए को रोका नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को रोका नहीं गया, तो ये संविधान बदल देंगे और फिर मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना था कि आप तानाशाही के बीच में रहना चाहते हैं या न्याय की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, एक्सट्रीम राइट पे है शेख बशीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। बशीर साहब, आपका स्वागत है। निर्मल महाना जी आप से हैं, आपका भी स्वागत है। बलदेव बलोरिया जी डेप्यूटी फॉर्मर डेप्यूटी मेयर हैं, बलोरिया साहब आपका भी स्वागत है। और साहिल शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। साहिल जी, भय क्यों लग रहा है आपको? इतना क्यों एग्जैजरेट कर रहे हैं कि संविधान ही बदल जाएगा? वक्तन वक्तन संविधान में संशोधन होता रहा है, अमेंडमेंट्स तो होती रही हैं, अमेंडमेंट्स के राइट्स हैं सबको। सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बात रखने का मौका दिया। देखिए, ये सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 10 दिन पहले ये टिप्पणी की है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुई है चंडीगढ़ के अंदर, लोकतंत्र का कत्ल किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। और परसों ही मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक और जज एम जोसेफ साहब है, उन्होंने मीडिया को लेकर एक बड़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मीडिया जो 4th पिलर डेमोक्रेसी का माना जाता है, उसने हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को विफल करने का काम कर रहा है। अब ये कहा क्यों जा रहा है? एक्चुअली में आप इस पूरे संदर्भ को देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं। डेमोक्रेसी का चुनाव अगर आप देखें तो चुनाव तो नॉर्थ कोरिया के अंदर भी होते हैं, जहां किम जोंग एक तानाशाह के रूप में बैठा हुआ है। वहां सरकार की तरफ से कुछ नुमाइंदों को सामने रख दिया जाता है और दिखावे के लिए एक चुनाव होता है, और जो कैंडिडेट के खिलाफ जाएगा तो उसके साथ क्या होता है वो पूरी दुनिया देखती है। चुनाव रूस के अंदर भी होता है, जहां व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कई लोग जो लोग चुनाव में उतरते हैं उन लोगों को गायब कर दिया जाता है, जहां उन लोगों की हत्या कर दी जाती है। असल मायने में लोकतंत्र में डेमोक्रेसी का मतलब है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। डेमोक्रेसी का जो एसेंस है, डेमोक्रेसी का जो सार है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है? उसका जो सबसे बड़ा नमूना, उसका जो जीता जागता उदाहरण जो है, वो अभी कुछ महीने पहले चंडीगढ़ में देखने को मिला कि सरेआम जो है वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। उस हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, वहां फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो ही इस तरह की टिप्पणियां बाहर आती हैं कि किस तरह से आप जो है आप ही की माइनॉरिटी मोर्चा का एक पदाधिकारी आप उसको रिटर्निंग ऑफिसर लगा के चंडीगढ़ के इलेक्शन में बिठा देते हैं। पहले तो वो एक हफ्ता पहले बीमार हो जाता है, और जब उसके बाद चुनाव होता है तो वो सरेआम कैमरे की तरफ देखते हैं। तो शुक्र करिए कि चुनाव बैलेट पेपर से था, और चुनाव के समय वहां पर जो थे वो कैमराज लगे रहे थे, तो इनकी चोरी पकड़ी गई, वरना तो इनकी चोरी भी पकड़ी जाती। इसलिए हम ये लोग कह रहे हैं कि आज जो देश के अंदर जो है वो लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है। और आपको याद होगा विनोद जी की आज से 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 4 जजेस थे, वो बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो केसेस सरकार को रेफर करते हैं उनको अपने करीबी जजों को की तरफ भेज दिया जाता है। अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप अगर देखें तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी देश के अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है? आप देखिए कि सरकार एक बिल लेकर आती है, सरकार उस बिल में क्या करती है? सरकार उस बिल में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और अपने ही एक मंत्री को उसका सदस्य बना देती है, जो उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। आखिर ऐसी क्या जो जरूरत आ पड़ी कि आपको उसमें से चीफ जस्टिस को बाहर करना पड़ रहा है? जो आज के कारनामे हो रहे हैं, जो आज की एग्जाम्पल सामने आ रही है, उसको देखकर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में चोर है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के इलेक्शन को रिग करना चाहती है, जिसका जीता जागता जो उदाहरण था वो हमें आज यहां देखने को मिला। ग्लोरिया साहब आप पर है कि आप तानाशाही से सरकार चला रहे हैं, और कांग्रेस का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि क्या आवाम न्याय वाली सरकार चाहती है या फिर तानाशाह वाली सरकार? और ये साफ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि आप रिगिंग करवाना चाहते हो 2024 में। वैसे तो आप 370 का नारा दे रहे हो और ओवरऑल आप एनडीए को 400 से पार कर रहे हो, लेकिन फिर भी इनको डाउट है कि आप रिगिंग करवाना चाहते हो। बिल्कुल, मैं सुन रहा था इनको भी। कांग्रेस जो है इस वक्त देश के लोग जो है इसको निकाल चुके हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को फिर रेस में खड़ा करने के लिए ऐसे शोषे जुमले जो छोड़ रही है, पर मुझे लगता है देश की जनता जो है अब इनको आगे आने वाली नहीं है।
कांग्रेस अगर डेमोक्रेसी की जब बात करती है तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, देश की जनता को बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के मुंह से डेमोक्रेसी की बात निकल रही है, जिन्होंने 75 में पूरे देश को बंधक बना दिया था। इमरजेंसी का नुकसान इनको भुगतना भी पड़ा, इमरजेंसी का भुगतना पड़ा था। पूरे इन्होंने जुडिशरी को, इन्होंने नेताओं को, सोशल वर्कर को, पत्रकारों को वो जेल में डाला था। और एक ऐसी घटना जो थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में हुई, जो दुनिया में चर्चा में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि जब शायद 87 के इलेक्शन हुए और इनके राजीव गांधी जी, फारूकुल्ला की या इनकी दोस्ती के साथ वो जम्मू कश्मीर में जीते हुए नुमाइंदों को इन्होंने हरा दिया था और अपने नुमाइंदे जो थे उनको इन्होंने अपनी मर्जी की सरकार बना दी थी। वही कारण रहा कि जम्मू के कश्मीर के लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास ही उठ गया। और आज ये इलेक्शन कमीशन को कहते हैं सही नहीं है, ईवीएम मशीन को सही नहीं कहते, और जो हमारी जो जजेस हैं, हमारे कोर्ट हैं, उसको सही नहीं मानते। और ये जब कर्नाटका में जीतते हैं, जैसे आपने कहा, तब इनको सब कुछ ठीक लगता है, हिमाचल में जो ठीक लगता है, पंजाब में जीतते हैं तो ठीक लगता है। तो इनकी हताशा है। मुझे लगता है अब 2024 का चुनाव है, जब 400 पार होगा तो इनकी क्या हालत होगी, मुझे कोई समझ नहीं है। दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया। मुझे मत बोलिएगा कि 87 में रिगिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि मुफ्त पे कैंडिडेट को, जीते हुए कैंडिडेट्स को आपने हराया। राजीव फारूक अकाउंट का जिक्र भी किया है। विनोद जी, पहली बात यह है कि 2014 से लेकर 2024 तक अब 10 साल हो गए हैं। इन 10 वर्षों में जो लोगों को तजर्बा हुआ है, उस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर लोगों ने सोचा कि उनके साथ धोखा हो गया। अब उस धोखे की बुनियाद के ऊपर जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिन्होंने ये बात की कि चंडीगढ़ में ये छोटा सा चुनाव था, छोटा सा, आप पार्टी के लोगों का छोटा सा चुनाव था, वो पकड़ा गया। यूपी के अंदर चुनाव हो रहे थे, मैंने एक वीडियो देखी, वो वीडियो में एक ऑफिसर बाज़ाब्ता बैज लगा हुआ मशीन के पास खड़ा है, बाहर से बंदा आता है, वो उसको कहता है रुक जा, वोट डाल के उसको कहता है जाओ। अब दुनिया के अंदर 87 के अंदर नेटवर्क नहीं था, 87 के अंदर ये चीज़ें नहीं थी जो आज आपके पास हैं, जो सुविधा आज आपके पास है, उसका लाभ उठाया था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 87 का जब ये नाम लेते हैं तो ये कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी उनको जो करतूत है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 87 के अंदर भी कोर्ट था, 87 के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, वो तब भी उसी तरह था जिस तरह आज है। उस वक्त अगर कोई कोर्ट में गया, उस कोर्ट ने कहा कि ये अवैध इलेक्शन है तो हम मान लेते हैं। उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला दे दिया जो हमारे उसके खिलाफ था तो मैं मान के चलता हूं। लेकिन 87 से लेके इतना आज तक 2024 का मुकाबला करेंगे तो शायद हम समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। हम आज उस चीज का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आज का फेलियर, उस रिगिंग को भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आ जाइए मैं एक चीज पे बात करूंगा। महाराज जी, एक मिनट आपके पास आने से पहले मैं साहिल जी कुछ कहना चाहते हैं, बार-बार विनोद जी, मैं आपकी इस बात पर बड़ा एतराज जताता हूं कि आपने कहा रिगिंग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो रिगिंग की बात करती है, यही भाषा पाकिस्तान की है। पाकिस्तान कहता है कि 1987 का चुनाव मुझे बात कर दीजिए। पाकिस्तान कहता है कि दोनों का लाडला है, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। पाकिस्तान कहता है कि 1987 का चुनाव कश्मीर में रिग्ड है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 1987 का चुनाव रिग्ड है। इस तरह ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। ठीक कहा हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता यहां बैठे हुए एनसी के कि भाई इलेक्शन कमीशन तो उस समय भी था, कोर्ट उस समय भी था। क्या कोई उसमें उस समय कोर्ट में जाकर किसी ने क्या कोई अपनी कंप्लेन दर्ज की या कोर्ट में कुछ ऐसा कहा? इसलिए आप पाकिस्तान के साथ अपनी भाषा को मत लगाइए। देखिए, जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो आप अपने देश को इंटरनेशनली कमजोर करते हैं। आप अपने देश के, आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम था उस समय वो बिल्कुल रिग्ड तरीके से था। इसलिए मुझे बड़ा दूसरा विरोधी, आप दूसरा में से आगे बढ़ोगे क्योंकि आज मुद्दा कुछ हो रहा है। दूसरा मैं कहता हूं कि इन्होंने बात की इमरजेंसी की। देखिए, बलोरिया साहब को पहले अपना इतिहास जो है वो अच्छी तरह से
जांच परख लेना चाहिए। इन्हीं के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाला साहब देवरस है जो उस समय सरसंचालक थे इमरजेंसी के समय, और लिखकर उन्होंने कहा है कि हमने इमरजेंसी को सपोर्ट किया है। इसलिए अपने फिगर एंड फैक्ट्स को थोड़ा चेक करिए कीजिए कि आप उस समय इमरजेंसी के सपोर्ट में। देखिए हम डंका नहीं पीटते कि हम इमरजेंसी को कभी जस्टिफाई नहीं करते। मेरे नेता ने भी कई बार कहा है कि हम उस तरह की बातों पे यकीन नहीं रखते, लेकिन इमरजेंसी का सबसे ज्यादा रोना आप लोग होते हैं। आज देश के अंदर उस समय तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, आज इस देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जहां इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा है, जहां सरेआम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को आरोप लगा के इलेक्शन को रीड करते हैं। महाना जी, सवाल यह है कि क्या वाकई में ये इलेक्शन संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि जब भी कोई पैनल डिस्कशन होता है, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो पिछले सालों का गुणगान क्यों करते हैं? हमेशा हर सरकार की ये मंशा होनी चाहिए कि हमने आगे आने वाले समय में कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है, देश को ऊपर कैसे करना है, कैसे हमने इसको अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। अगर आप पीछे डेमोक्रेसी को पीछे धकेल रहे हैं और आगे बढ़ के आप डिक्टेटरशिप चलाना चाहेंगे, तो मुझे लगता है ये देश बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है। बिकॉज जो पीछे गलतियां हुई, जिस सरकार ने भी करी, उसको भुगतान भुगतना पड़ा, आप जानते हैं। और बट आप भी ऐसी हरकतें मत करें कि आगे आने वाले समय में आपको भी इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब जनता दे। आप अपने गिरेबान में झांकें कि आप आज के दिनों में क्या कर रहे हैं। मेरे दोनों एनसी के और कांग्रेस के पैनलिस्ट ने बोला आप चाहती कि हैं चंडीगढ़ में 1984 डिस्कस ना किया जाए, 1987 डिस्कस ना किया जाए, नहीं, वो बात नहीं राम है। मंदिर का निर्माण को डिस्कस ना किया जाए, वो पास हो चुका है। आप पास को लेके आगे तो नहीं चल सकते ना। हम पास से अपनी गलतियां सीखते हैं हम आगे बढ़ने के लिए। बट हम ये नहीं कह, आप अपने आप को अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए पीछे का सहारा नहीं ले सकते। दैट इज वेरी रॉन्ग। नंबर 2, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों सदनों में आपकी मेजॉरिटी है, तो कुछ भी किसी में भी चाहे संविधान हो, चाहे कोई भी उसमें अमेंडमेंट, आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप ऑपोजिशन पार्टी में से किसी के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। आप अपने जो मैंडेट है, जो भी आपका मैंडेट आपको मिला हुआ है मैक्सिमम नंबर्स का, आप बस उसको इम्प्रोवाइज करते हैं और साइन करवाते हैं और बिल पास कर देते हैं, रातों रात बिल पास कर देते हैं। तो मतलब कहाँ है डेमोक्रेसी? मैं अगर आप मेरा पर्सनल देखें तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। कोई डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में नहीं बची है, क्योंकि ये सारे जितने भी फैसले लेते हैं ये किसी को भी नहीं करते। आज तक आपने देखा है पार्लियामेंट में मोदी जी को ऑपोजिशन के सवालों का जवाब देते हुए? नोबडी हैज सीन। इस देश ने पिछले 10-12 साल से तो देखा ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए आपको सारी पार्टियों के साथ मिलके, पार्लियामेंट किस लिए बना है, सदन किस लिए है, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, जब तक ऑपोजिशन के साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डिस्कशन नहीं करते हैं तो उस डेमोक्रेसी तो खत्म हो ही चुकी है। संविधान भी बदल दो, सबको जेल में डाल दो, आप कर ही रहे हैं। हमारे नेताओं के साथ तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप जेल में सबको डाल दो और आप अपना राज करते रहो। आपके पास आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लें। पी सकते हो पानी।
मोदी झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूँ। किसानों के लिए बहुत बातें करते थे। जो आदमी 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला कि किसानों को 2 गुनी आमदनी करके दूंगा, कहाँ है वो गारंटी? मोदी। ब्रेक के बाद एक मंत्र फिर स्वागत है और बलदेव बलोरिया जी के पास हम जाएंगे। बलोरिया साहब, ऐसे हालात बनते ही क्यों हैं कि विपक्षी आप पर उंगली उठाते हैं कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं, आप लोकतंत्र का गला दबाना चाहते हैं? ऐसे क्यों उंगलियां क्यों उठती हैं? इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं? विनोद जी, ये चंडीगढ़ का ताजा उदाहरण है, तब इनको डाउट होता है। मैं बिल्कुल आपको इनकी पीड़ा में समझता हूं और इनके पास ना कोई विकास के लिए कहने के लिए है, ना 2024 का इलेक्शन महीने के 1.5-2 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। इनके पास देश के लिए कोई रोड मैप नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेके अपने आप को एक कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? ये ठीक कह रहे हैं। डेमोक्रेसी का कत्ल या इमरजेंसी जब ये बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इनके समय में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई बंदा कहता था मैं हुर्रियत का बंदा हूं, तो उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। आज की डेट में कोई हुर्रियत का है भी, वो कहता है नहीं महाराज मैं हुर्रियत का नहीं हूं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो देश की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, उसने आतंकवाद को सख्ती से कुचला है, इसलिए इमरजेंसी कहते हैं। उन्होंने नक्सलाइट को सख्ती से कुचला है, इसलिए वो इमरजेंसी कह रहे हैं जी। उन्होंने असम में जो बाकी एरिया में जो उग्रवाद था उसको सख्ती से कुचला है, इसलिए इनको उन लोगों के सपोर्टर थे। आज वो देश की जनता है वो सामने दिख रहा है। एक तरफ जो राष्ट्रवाद की बात कह रहे थे, मोदी सरकार की गारंटी जो है वो पूरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि हमें मेजॉरिटी मिलेगी, हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाया। उन्होंने कहा था कि हम 370 तोड़ेंगे जब मेजॉरिटी में आएंगे। 1951 में पालमपुर में पास किया था कि हम तोड़ेंगे, आज तोड़ा। उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति की चिंता करूंगा, आज हर जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति को 5 लाख का इंश्योरेंस है और बहुत सारी स्कीम्स हैं विकास के लिए। उन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है। इतने जम्मू में आज इतना विकास हुआ उसकी कह नहीं सकते। तो इनको वो चीजें पच नहीं रही। ये कह रहे हैं कि जवाब लेके जाएं तो जाएं क्या? सवाल ये उठता है कि जब आप इस तरह के इलेक्शन करवाओगे, जो चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ है, तो लोग क्यों नहीं पूछेंगे? मैं इसका जवाब भी दे रहा हूं आपको। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर मैं इसका जवाब दे रहा हूं। इंडिया को वहां उठा करके बाहर निकालेंगे तो लोग सवाल पूछते हैं आपसे। नहीं, आप मेरी बात सुनो, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। इस सरकार में यही है, जो इलेक्शन कमीशन जो है ऑटोनमस बॉडी है, जो अधिकारी गलत करता है उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है, होगी। आप कहेंगे कि जी भारतीय जनता पार्टी वहां रिगिंग करा रही है, ये बात नहीं सही, इनके कहने की है। आज ये कहते हैं ईवीएम ठीक नहीं है। अगर ईवीएम ठीक नहीं है तो फिर इनके लोग जीते कैसे हैं? कहीं एक घटना को अधिकारी गलत करता है तो उसके ऊपर कोर्ट भी यकीन नहीं करते। कोर्ट ने अपना काम किया है, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से आज देश की सरकार आगे बढ़ रही है, जिस तरह पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा है, जिस तरह आज आर्मी की जो आर्मी है, देश की सरहदें हैं वो महफूज हैं, आज पाकिस्तान के बॉर्डर शांत हैं। इनको कैसा हिंदुस्तान चाहिए? इनको चाहिए पाकिस्तान की रोल फायरिंग हो, इनको चाहिए कि हुर्रियत और मैसेकर वहां होते रहें, साल साल भर जम्मू कश्मीर बंद रहे। ऐसा हिंदुस्तान ये ढूंढते हैं तो फिर ठीक है, इनके लिए सब कुछ गलत है। इंटरव्यू में कह रहे थे कि कोई बदलाव नहीं आया। देखिए 370 में जो संशोधन हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद कोई बदलाव नहीं आया। देखिए विनोद जी, पहली चीज जो है, अब आपने 370 का जिक्र कर लिया, मैं तो नहीं करना चाहता था, आपने कर लिया तो सुन लीजिए। 370 आइन में ही एक प्रोविजन था जम्मू कश्मीर के लिए, कहीं से चोरी तो नहीं लाया था। जब हटाया गया तो किसी से पूछा नहीं कि भाई हमने हटाना है। पार्लियामेंट में पास किया, दादागिरी से पास किया। उसके बाद मान लीजिए तब से आज तक चुनाव नहीं हुए, पेश किया गया था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में। अगर हमारे पास जानते ही हैं, एक मिनट पहले सुन लीजिए जी, अगर हमारे पास 6 की 6 सीटें थे तब भी तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाज़ाब्ता लोगों की सपोर्ट होती इस मामले में तो जो सिचुएशन वो ये नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, जब जमींदारों का बिल आया, किसानों का बिल आया, ये जो दादागिरी की बात है, तो 3 बिल लाई गवर्नमेंट, 750 आदमी 750 आदमी मर गया, उसके बाद वापस लिए। कौन जिम्मेदार है? दादागिरी नहीं है। बिल को डिस्कस नहीं करने दिया,
उसके अलावा जो इनका तरीकाकार है उसका हमें एतराज़ है। लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया 2019 में, 2014 में, इसलिए कि अगर पहली सरकार उन्हें कोई गलत किया है तो आप ठीक करो। ये उनके भी उस्ताद निकले। बशीर साहब, आप क्या चाहते हैं कि 370 में अमेंडमेंट करने से पहले कश्मीरियों की राय लेनी चाहिए थी, रायशुमारी होनी चाहिए थी? मैं आपको बता, नहीं, रायशुमारी नहीं, कम अज कम बाया भटिंडा तो नहीं ना करते जी। उसके बाद हद है। बाया भटिंडा हुई मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन खत्म किया अमित शाह ने कहा जल्दी चुनाव कराएंगे, 4 साल हो गए, क्यों नहीं चुनाव कराए? फिर ये दावा कर रहे थे कि हम जी म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव कराने, पिछले खत्म हो गए, उनके चुनाव नहीं कराए, पंचायतों के चुनाव नहीं कराए। अब इनकी जो चीज है, लोगों को शक हो गया है कि ये अब आइन के अंदर खिलवाड़ करना चाहते हैं। और दूसरी चीज जो चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ में अगर कोर्ट मुदाखलत नहीं करती तो क्या बीजेपी करने वाली थी? बीजेपी कहती कि जनाब ये गलत हुआ। दुनिया के अंदर अब ये चीजें जो हैं, कोर्ट ने दिया सहारा, 2 चीजें हुई आपका, एक चंडीगढ़ का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, दूसरा जो फैसला उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ले लिया, इनकी वो जो गर्दन है उसमें आ गई। और अब पता लगने लगा कि ये उन कंपनियों को क्यों प्रमोट कर रहे थे जिनसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे थे। और अब वो चीजें दुनिया की डोमेन में आ गई हैं, सारे लोगों के डोमेन में आ गई हैं, और सारे लोग अब ये शक करने लगे हैं कि ये सारा जो चीज़ है पार्लियामेंट के अंदर, विनोद जी अगर कोई गलत बयानी करता है तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है। आज तो खूबसूरत झूठ पार्लियामेंट से बोला जाता है, खूबसूरत झूठ लाल किले पर जाके बोला जाता है, तो लोगों को भरोसा रहा ही नहीं। हाँ, अब यह है अपोजिशन को दबाने के लिए इन्होंने बड़े फार्मूले यूज किए हैं। वक्त आएगा वो जो पहले कुर्सियों पे बैठे थे वो कहते थे हम भगवान हैं जी, वो हम भगवान हैं, ये भी नहीं रहेंगे, वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, लोग बदलेंगे। महाराज जी, आपके पास आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक छोटे सा ब्रेक के बाद। मोदी झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूँ। किसानों के लिए बहुत बातें करते थे। जो आदमी 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला कि किसानों को 2 गुनी आमदनी करके दूंगा, कहाँ है वो गारंटी?